Hello everyone. We are continuing the chapter TDS and TCS और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे TCS पे. What is TCS? Tax collected at source या फिर कह लीजिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. TDS क्या था? जब आप किसी को इनकम देते हैं तो आप TDS काट के देते हैं. TCS क्या है? अगर आप किसी को इनकम कमाने का जरिया देते हैं, अगर आप किसी को इनकम कमाने का जरिया देते हैं तो आप निश्चित है उससे कुछ पैसे लेते हैं. तो जब आप पैसे लेंगे ना तो कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी ले लेंगे और जो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी लेंगे उसी को TCS कहा जाता है. ध्यान दीजिएगा, TDS तब था जब हम किसी को पेमेंट दे रहे थे तो हम तो टैक्स काट ले रहे थे क्योंकि हम सामने वाले को इनकम दे रहे थे. जब हम किसी को इनकम कमाने का जरिया देते, इनकम नहीं दे रहे, इनकम कमाने का जरिया दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे पैसे लेंगे ना. जब हम लेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे और वो सरकार को दे देंगे. इसी को कहा जाता है TCS. एक जगह और TCS लगता है. दूसरा क्या है, जब हम किसी से पैसे लेते हैं और सरकार को लगता है कि इस ट्रांजैक्शन में सामने वाला हो सकता है ब्लैक मनी यूज कर रहा हो, तो सरकार कहती है एक काम करो, जब उससे पैसा ले रहे हो ना तो कुछ टैक्स भी ले लो जिसे कहा जाएगा TCS और मुझे दे दो. तो कब कब TCS लिया जाता है? जब हम किसी को इनकम कमाने का जरिया दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तो TCS ले लेंगे और सरकार को दे देंगे. फिर और कब लिया जाता है? जब हम किसी से पैसे ले रहे हो, सरकार को लगता है यहां पे ब्लैक मनी भी आता है, तो सरकार कह रही है काम करो, TCS भी ले लो उससे और उसका पैसा हमें दे दो. बेसिकली इससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा मुझे किससे किससे पैसे मिले हैं. जिसका जिसका पैसा मिला है उसका गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा. आइए देखते हैं कि कहां कहां पे गवर्नमेंट TCS ले रही है. देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि जब हम किसी को इनकम कमाने का जरिया दे रहे हैं, और मोटा मोटी पता है यहां पे गवर्नमेंट का मानना है कि जिसको हम इनकम कमाने का जरिया दे रहे हैं ना, वो बंदा टैक्स पे नहीं करता होगा. वो बंदा टैक्स पे नहीं करेगा, वो बेसिकली माफिया है, डॉन है, या फिर ऐसे लोग हैं जो लोग इनकम टैक्स वगैरह से डरते नहीं है और सरकार तक टैक्स नहीं पहुंचेगा. तो सरकार कह रही है कि जब इसको तुम ये इनकम कमाने का जरिया दो तो उससे टैक्स ले लो और हमें जमा कर दो. चलिए एक बात करते हैं, दारू का ठेका. जो लोग दारू का ठेका चला रहे हैं जनरली क्या ये नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं? देखिए, आज के जमाने में तो है नॉर्मल बिजनेसमैन ही है, ठीक है, लेकिन एक समय था, मैं आपको बताऊं, कि नॉर्मली जो लोग माफियाज थे, अंडरवर्ल्ड वाले थे, डॉन्स थे, वो लोग ही ये सब बिजनेस करते थे. तो गवर्नमेंट कहती थी कि जो दारू वाली कंपनियां हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, जब इनको दारू बेचेंगी तो उनसे TCS लेके जमा कर दीजिएगा. मतलब जो कंपनी है जो अल्कोहल बना रही है वो कैसी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है कि नहीं है, कि वो भी माफियाज कर रहे हैं काम? नहीं, वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो ये काम कर रही है. तो वो जब दारू के ठेके चलाने वाले को दारू देंगी तो क्या वो उससे कमाएगा पैसा? हाँ, यानी मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, वाइन बनाने वाली कंपनी हूं, तो मैं जिसको वाइन दे रहा हूं वो पैसे कमाएगा इससे. सरकार को लगता है कि वो बंदा लेकिन टैक्स नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए सरकार मुझसे कहती है कि जब तुम मुझसे भाई उसको जब अल्कोहल दोगे तो अल्कोहल का पैसा लोगे ना, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लो और ये क्या कहलाएगा, TCS, और ये हमको दे दो. तब वो सामने वाला टैक्स नहीं भी देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो टैक्स मिल गया ना. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस छुटपटिया बदमाश की, बड़े बदमाश की, अंडरवर्ल्ड डॉन की, व्हाट्सोएवर जो भी है, उसकी इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को मिल गई भाई कि इसका इतना पैसा मैंने TCS लिया है. क्योंकि जब भी मैं TCS भी किसी से लूंगा तो उसके पैन नंबर के साथ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करूंगा ना, मैं TCS की रिटर्न तो जमा करूंगा ना, उसमें बताऊंगा किससे कितना TCS लिया है मैंने. तो आइए देखिए कहां कहां पे कितना कितना TCS लेना है. कहता है अगर आप अल्कोहलिक लीकर बेचते हैं फॉर ह्यूमन कंजप्शन तो 1% का TCS ले लेना है. अब यहां ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन? क्या अल्कोहलिक लीकर फॉर सम अदर पर्पसेस भी होती है क्या? हाँ, आपको पता है कि नहीं, बहुत सारी चीज में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है. आजकल तो सबको पता होगा सैनिटाइजर, ठीक है, 70% अल्कोहल यूज होता है उसमें. तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अल्कोहल का प्रयोग होता है, जैसे कि डिओडेंट, उसमें अल्कोहल यूज होता है. आफ्टर सेव लोशन, उसमें अल्कोहल यूज होता है. डाई लगाते हो आप लोग? नहीं, छोटे बच्चे हो, ठीक है, डाई में भी अल्कोहल का प्रयोग होता है, ठीक है. और कहां कहां होता है? कफ सिरप आती है जितनी भी, उन सब में अल्कोहल का प्रयोग होता है.
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जिन पे अल्कोहल का प्रयोग होता है। क्या उस पे भी टीसीएस लेना है? उस पे नहीं लेना है। कह रहा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब बोतल खोले और सीधे धकेल लिए, उस वाले पे 1% का टीसीएस है। बात समझ गए? ऐसे तो अल्कोहल बहुत सारी चीजें हैं, सैनिटाइजर में भी है, लेकिन वो सीधे सीधे कंज्यूम नहीं ना करते हो, तो इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बताना चाह रहा है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो भी है उस पे 1% का टीसीएस लेना है। टेंडू लीव्स, अब ये टेंडू लीव्स क्या है? बीड़ी जानते हो आप? बीड़ी समझते हो कि नहीं? सिगरेट का छोटा भाई है, ठीक है, गांव वाला भाई है सिगरेट का। सिगरेट समझ लो शहरी भाई है और बीड़ी समझ लो गांव वाला भाई है उसका, ठीक है, छोटा वाला गांव वाला भाई। तो ये जो बीड़ी बनती है वो टेंडू लीव से बनती है। जो लीव्स, उसमें पत्तियां यूज होती है ना, क्या होता है उसमें मालूम है? पत्ती होती है, उसको मरोड़ दिया जाता है, अंदर सुरती भर दी जाती है, ये बीड़ी तैयार हो जाती है। तो टेंडू लीव से ये बनती है और ये घरेलू उद्योग होता है, इसकी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती हैं। होता क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें गांव में औरतें क्या करती हैं, घर में उनको सामान दे दिया जाता है, पत्तियां दे दी जाती है, सुरती दे दिया जाता है, उनसे बोला जाता है कि मोड़ मोड़ के इसमें सुरती भर दो, ठीक है, और उसी को रैपर पहना के फिर मार्केट में वो बिक जाता है। तो हर कंपनियां ऐसे ही काम करती हैं, जो भी इसकी फैक्ट्री वैक्ट्री है वो ऐसे ही काम करती हैं, ये घरेलू उद्योग की तरह चलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग टैक्स वैक्स नहीं पे करते, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो टेंडू लीव्स बेच रहा है, जो ये पत्तियां बेचता है, किसको बेचेगा? वही जो बीड़ी बनाते हैं उनको बेचते हैं ना। तो जो पत्तियां बेच रहा है वो उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा, लीव्स के अलावा। जो पत्तियों के अलावा पैसा लेगा वो होगा टीसीएस, कितना? 5% का। यानी 100 रुपए की मैं आपको टेंडू लीव बेचूंगा तो 5% का उस पर टीसीएस, 5 रुपया और ले लूंगा आपसे। मतलब समझ रहे हैं? जब 100 रुपए की पत्ती दूंगा तो आपसे 100 रुपया नहीं लूंगा, 5 रुपया टैक्स का भी लूंगा, 105 रुपया लूंगा, जिससे 5 रुपया मैं सरकार को दे दूंगा। क्लियर है ये बात आपको? अच्छा जल्दी बताइए। आप दारू की दुकान पे गए, 2 बोतल दारू खरीदी आपने, कितने वाली खरीदोगे बोलो? मान लो 1000 वाली खरीद लेते हो, 2 बोतल खरीद ली आपने, कितने होगी? 2000 रुपया। दुकानदार आपसे टीसीएस लेगा 1% के रेट से ना? कितना टीसीएस लेगा बताइए जरा? दुकानदार आपसे कितना टीसीएस लेगा? 1 रुपया नहीं लेगा। भाई साहब आप बोतल ला रहे हो गटकने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए नहीं। जब आपको वो इनकम कमाने का साधन देता है ना, तब टीसीएस काटता है। एक बात बताओ, दुकानदार जब आपको 2 बोतल दारू दे रहा है तो आपको इनकम कमाने का साधन दे रहा है क्या? नहीं, जो बची कुची कमाई थी वो भी गंवाने का मौका दे रहा है आपको, है कि नहीं? कमाने का मौका थोड़ी ना दे रहा है। तो टीसीएस कहां पे इन्वॉल्व होता है? जब एक डीलर दारू खरीदता है, ठीक है, तो वो उसको बेचेगा और कमाएगा, तो वहां पे टीसीएस की कलेक्शन होती है, रिटेल में नहीं होगी, ठीक है ना? ये सब ध्यान रखना। टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टेंडू लीव्स, टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टेंडू लीव्स। एक्चुअली जो जंगल की लकड़ियां वगैरह बिकती हैं, ठीक है, दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिकते हैं, तो जो लोग इसे बेचते हैं ये लोग कौन होते हैं? टेंडू लीव्स, टिम्बर्स, और इनको खरीदने वाले कौन होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो इनसे खरीदते हैं, ये आपने कभी देखा है हाईवे वगैरह से जा रहे हो तो सड़कों पे आप देखोगे बहुत सारे लोग लकड़ियों का सामान बना के बेचते रहते हैं सड़कों पे, ठीक है। कुछ लोग मिट्टी का सामान बना के बहुत अच्छा बेचते हैं, मूर्तियां आप देखेंगे आपको मिल जाएंगी। तो ये जो टिम्बर वाले, मैं अभी मूर्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टिम्बर प्रोडक्ट्स की, लकड़ियों वाले प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। वो बेड, फर्नीचर्स, ये सब बना के रोड पे ही बेच रहे हैं। क्या ये सब आपको लगता है कि इनकम टैक्स वगैरह पे करते होंगे? गवर्नमेंट को लगता है नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब आप इनको टिम्बर वगैरह ये सब चीज बेचते हो ना, दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचते हो, तो आप उनसे टीसीएस ले लो 2.5% का और जमा कर दो। स्क्रैप, स्क्रैप किसको बेचा जा रहा है? कबाड़ी वाले को। क्या कबाड़ी वाला इनकम टैक्स पे करता होगा? जो घर घर जाके
अखबार ले रहा है, लोहे लक्कड़ प्लास्टिक ले रहा है, इनकम टैक्स दे रहा होगा। लेकिन बहुत सारे कबाड़ी वाले बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं, आपको आइडिया है? इसमें मार्जिन कितनी होती है मालूम है? मोटा मोटी अगर मार्जिन की बात करें तो 100% का प्रॉफिट होता है इसमें। अगर वो 10 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है ना, तो मोटा मोटी वो 20 रुपए का बेचेगा आगे ले जाके। मार्जिन तो बहुत हाई है इस बिजनेस में। और हम लोग स्क्रैप सोच रहे हैं, अपने घर का अखबार, लोहा लक्कड़। लेकिन आप सोचिए, रिलायंस जैसी कंपनी जब 1 करोड़ रुपए की मशीन स्क्रैप में बेचती होगी तो कितने का बेचती होगी? 1 करोड़ की मशीन है, आज स्क्रैप में बिक रही है, अब कबाड़े में बिक रही है, तो कबाड़े में भी 2-3 लाख रुपए की बिकती होगी कि नहीं? तो सोचिए वो कबाड़ी वाला कितना पैसा कमाता होगा। वो 2-3 लाख रुपए की मशीन खरीदेगा, फिर ले जाके कितने का उसका हर चीज अलग अलग कर वर के वो अपना अलग अलग तरीके से बेचता है। उसे ब्रास अलग निकाल लेगा, आयरन अलग निकाल लेगा, कॉपर अलग निकाल लेगा, निकल अलग निकाल लेगा, सब उसको बेचेगा फिर। ठीक है, तो और वो मोटा मोटी 3 लाख रुपए में अगर स्क्रैप खरीदा होगा ना, तो 5 लाख रुपए उसका बना लेगा वो। क्या ये लोग टैक्सेस देते हैं? नहीं। गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, तो गवर्नमेंट कह रही है कि एक काम करो, इनसे टीसीएस ले लो। अच्छा एक सेकंड, मैं आपके दिमाग से ये बात निकाल लूं कि गवर्नमेंट इसलिए नहीं टीसीएस ले रही है क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, आज के जमाने में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अल्कोहल के बिजनेस में है। ठीक है, अब दारू के ठेके वैसे थोड़ी ना चलते हैं, आजकल तो शोरूम खुलते हैं दारुओं की भी। ठीक है, आराम से जाइए, घूमिए फिरिए, अंदर देखिए। ठीक है, और उसके बाद आप बाई कीजिए। तो इट्स नॉट ऑल टुगेदर, बिजनेस गेम हैज चेंज। तो बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन भी इसमें हैं, ऑब्वियसली वो टैक्सेस वगैरह भी पे कर रहे हैं। लेकिन ये एक फेनोमिनल टाइप का प्रोसीजर है जो बहुत समय से चला आ रहा है कि नहीं भाई, ये लोग के केस में टीसीएस ले लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा। ये पार्किंग लॉट क्या होता है? देखिए, जैसे रेलवे स्टेशन पे जो पार्किंग होती है, ठीक है, इसका टेंडर भरवाती है रेलवे, मालूम है आपको? जैसे रेलवे स्टेशन पे पार्किंग आप करते हैं, बाइक, स्कूटर, कार, कुछ भी, तो आप पार्किंग का पैसा देते हैं। ये पैसा किसको दे रहे हैं? रेलवे को जा रहा है क्या? नहीं, ये रेलवे से जिसने टेंडर पाया है ना, वो ये पैसा ले रहा है। और वो टेंडर कैसे पाया है? एक्चुअली रेलवे क्या करती है, वो 2 साल 3 साल का एक बार में टेंडर भरवाती है पार्किंग का। कहती है कि यहां पे पार्किंग करना है, कितना रुपया आप देंगे, पार्किंग का टेंडर आपको मिल जाएगा, फिर आप पार्किंग का पैसा खुद वसूलना। तो आपको अंदाज लगाना होता है कि भाई रेलवे स्टेशन पे कितनी गाड़ियां आती हैं, कितना कलेक्शन होगा, उसी के हिसाब से आप टेंडर भरिए, फिर आपको टेंडर मिल जाएगा। तो अब आप गाड़ियों से पैसा वसूली करेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, पार्किंग वगैरह का काम कौन लेता है रेलवे स्टेशन वगैरह का या दूसरी जगह का? नॉर्मल बिजनेसमैन, सीए साहब, डॉक्टर साहब, ये सब नहीं लेते हैं। मैं आपको बताऊं, 99% केसेस में ये सब काम माफियाज लेते हैं। गुंडे बदमाश जो होते हैं ना शहर के लोकल, वो सब लेते हैं। ठीक है, बड़ा रेलवे स्टेशन है तो बड़ा माफिया ले रहा होगा, बड़ा वाला गुंडा ले रहा होगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट जानते हो कितना होता है? अगर 1 करोड़ रुपए की टोटल कलेक्शन आती है तो टेंडर 25 लाख रुपए का होता है मात्र। इतनी मार्जिन होती है, सब में प्रॉफिट बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई तो कर भी नहीं रहा है ये धंधा कि वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई है टेंडर भरने वालों की। नहीं, जो 2-4 बदमाश है वही टेंडर भरेंगे बस। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अच्छे इंसानों में तो कम साठगांठ होती है, बदमाशों में तो अच्छी ट्यूनिंग भी होती है, दोस्ती भी अच्छी होती है उनकी। राइट, कहते हैं मिल बांट के काम करेंगे, एरिया भी बांट लेते हैं। चल तू इस एरिया में लूटपाट मचाई, इधर इस एरिया में मेरा रहेगा। ठीक है, अपने भाई भाई हैं, वैसे भी सबके लिए भाई हैं, खुद भी भाई भाई है। हाँ, ये तो शरीफों में ऐसा होता है, दूसरों से जलते हैं तो अच्छा बढ़िया हुआ, मतलब सामने वाले का कुछ नुकसान हो जाए तो कहते हैं हाँ बढ़िया हुआ, उसका बड़ा बनता है अपने आप को। ये शरीफों में होता है, बदमाशों में नहीं होता। ठीक है, चलिए, बहरहाल आप कहेंगे कि सर इतना कैसे जानते हैं, आप कैसे इतना सब कुछ जानते हैं? ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम अपनी बातों को चेंज करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि ये जो पार्किंग लॉट्स वगैरह के काम होते हैं ये सब भी माफियाज लेते हैं। गवर्नमेंट अब रेलवे को क्या बोलती है, कहती है जब टेंडर भरवाते हो ना, मान लो टेंडर तुमने 10 करोड़ रुपए का दिया, तो 2% उससे क्या करो, तुरंत टीसीएस ले लो और हमको दे दो। वो बंदा पता नहीं टैक्स देंगे कि नहीं, ये सब माफिया लोग हैं। ठीक है, एक काम करो, टीसीएस कलेक्ट कर लो, और कम से कम पता भी चल जाएगा, उसका नाम भी मेरे रिकॉर्ड पे आ जाएगा, अच्छा किसने ले रखा है ये सब पार्किंग वगैरह का काम। तो रेलवे स्टेशन ही नहीं, हर जगह यही होता है, पार्किंग लॉट वगैरह का टेंडर जो भरवाया जाता है। टोल प्लाजा, टोल प्लाजा जानते हैं? जब आप हाईवे से जाते हैं तो
वो बैरियर लगाता है, फिर आप टोल टैक्सेस पे करते हैं, फिर आप अपनी गाड़ी निकालते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ये टोल टैक्सेस की कलेक्शन के लिए भी टेंडर भरवाती है, मालूम है आपको ये सब बात? पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है। तो टोल टैक्सेस का भी ना गवर्नमेंट टेंडर भरवाती है कि भैया टेंडर भरिए, कितना आप देंगे, फिर आप अपने आदमी लगाइए, टैक्स की वसूली आप कीजिए, आप टोल प्लाजा वगैरह लगाइए। तो जब ये सब होता है, अब तो बहुत सारे केसेस में ये सब कम हो गया है, खत्म भी हो रहा है। तो जहां पे इस तरीके का काम होता है तो कौन लेता है ये टोल प्लाजा का काम? नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं, मैं आपको बताऊं ये सब भी काम माफियाज लेते हैं, ठीक है। रात को 2 बजे वो बैरियर गिरा देता है, सोचो अगर गाड़ी से कोई बंदूक निकाला और खट से कहा खोल रहे हो कि नहीं, तब तो जो टोल प्लाजा में अंदर आदमी बैठा है ना, वो भी 2 गन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, खट से वो भी निकाल के दिखाएगा। आप क्या सोच रहे हो, मजाक है क्या? जो रात को 12 बजे रोक के पैसे वसूल सकता है वो ऐसे ही नॉर्मल आदमी होगा? नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं 90% ऑफ द केसेस में ये टोल प्लाजा का काम जो ले रहे हैं ना, सब माफियाज हैं, ठीक है। वो एक भाई अंदर बैठ के ले रहा है, 2-4 तो बाहर घूम रहे होंगे, ठीक है। आप अपनी गाड़ी से कभी सोचना मत कि उसको पतला दुबला आदमी अंदर कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा हुआ है उसको डरा देंगे। तुम एक बार जरा से डरा के देखो, देखो अगल बगल से कौन कौन आता है। तो जनरली ये सब काम माफियाज लेते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जब आप टोल प्लाजा का टेंडर भरवाते हैं ना, तो आप एक काम करिए, उस पर कलेक्ट कर लीजिए, कितना, 2% और टैक्सेस दे दीजिए। देन कम्स माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग एंड क्वेरिंग का टेंडर, देखिए इसको तो मैं बहुत नजदीक से जानता हूं इस चीज को, क्योंकि मैं वाराणसी में रहता हूं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि वाराणसी के आसपास के जितनी भी जगह हैं वहां पे कोयले की माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं इस बिजनेस को तो बहुत नजदीक से जानता हूं, क्योंकि मैं वहां पे रहता हूं जहां पे कोल माइंस बहुत हैं आसपास, ठीक है। और यहाँ पे बनारस में बड़े सारे लोग हैं जो इस कोल माइन के बिजनेस से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात कर रहा है, शैल नॉट इंक्लूड माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ मिनरल ऑयल, दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कह रहा है हम माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ पेट्रोल और नेचुरल गैस की बात नहीं कर रहे हैं। देखो जमीन से पेट्रोल और नेचुरल गैस ये सब बदमाश नहीं निकालती, सब तो रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी निकाल रही है, ठीक है। ये तो बड़ा धंधा है ना, पेट्रोल निकालना, गैस निकालना, ये तो मजाक थोड़ी ना है, ठीक है। ये तो अरबों खरबों का बिजनेस है, ये तो अंबानी जैसे लोग कर रहे हैं। ये जो कोयले का खनन है ना, इसमें माफियाज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब आप कोयले का टेंडर, इसमें जानते हो क्या होता है, जैसे किसी जमीन में कोयला है तो जो उसका ओनर होता है वो टेंडर भरवाता है, और नॉर्मली जमीन गवर्नमेंट की होती है तो गवर्नमेंट टेंडर भरवाती है कि आप बताइए कितना पैसा देंगे इसका, और आप 10 साल तक कोयला निकालते रहिए। कितना कोयला है खुद हमको भी नहीं मालूम है, तुमको भी नहीं मालूम है, अंदाज लगाओ, ठीक है। तो बेसिकली कुछ स्टडीज होती है जिसके बेसिस पे आइडिया लग जाता है कितना कोयला होगा, ये भी एक रिस्की होता है, ठीक है। और फिर कोयला निकालिए और आप उसके निकालते रहिए, फिर जितना होगा वो आपका, बाकी आपने जो टेंडर अमाउंट भरा है वो आपको पे करना होता है। तो देखिए यहाँ पे भी यही होता था पहले। तो एक्चुअली ये टेंडर जो होता था, मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दूं इसकी, पहले जो टेंडर होता था ना ये मैनुअल होता था। और उस जमाने में क्या होता था, जैसे कि जब टेंडर भरवाया जाता था तो आपको अमाउंट कोट करना होता था, कितना रुपया आप देंगे इसका। तो कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो हाईएस्ट कोट करता था उसको टेंडर मिल जाता था। तो वाराणसी में भी जो माफियाज हैं वही ये टेंडर ले पाते थे। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल व्यक्ति गया, वो इस धंधे में आना चाहता है, कोयले का खनन करेगा, ठीक है। उसने टेंडर भरा मान लीजिए 60 लाख रुपया, ठीक है। और जो माफिया था उसने 40 लाख रुपया भरा था, तो टेंडर तो आपका खुल गया, अब आप काम करोगे। लेकिन वो माफिया आपके घर आएगा और आपके ऊपर गन लगाएगा और बोलेगा काम तो हम ही करेंगे, तुमको सरेंडर करना पड़ेगा, तुमको ये काम छोड़ना पड़ेगा। आप काम छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ दोगे। तो सच पूछिए तो नॉर्मल बिजनेसमैन तो इसमें एंटर भी नहीं कर पाते थे, पूरी तरीके से ये माफियाओं का काम था। और आज की तारीख में ये ऑनलाइन हो गया है, पहले तो ये फिजिकल होता था, ठीक है। आपका अगर टेंडर भरा हुआ है तो वो आपका टेंडर ही विड्रॉ करवा लेता था, कहता था अपनी पर्ची निकाल लो। आपसे पूछेगा आपने कितना भरा है, झूठ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि बाद में अगर आपको टेंडर मिल गया तो वो जान से भी मार देगा, ठीक है। वो आपसे खुद ही पूछ लेता था कितने का टेंडर भरे हो, आप बोलते थे 60 लाख रुपए का, वो कहता था 40 लाख का मेरा भरा हुआ है, मेरा तो अब खुलेगा नहीं, आपने ज्यादा भर दिया है, एक काम करो आप अपनी पर्ची निकलवा लो। आप निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लेते थे। अब ये ऑनलाइन हो गया है, अब आप घर बैठे कंप्यूटर पे एंट्री मारते हो, ठीक है। जल्दी बताइए, कंप्यूटर पे एंट्री मार रहे हो तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो घर आके आपसे पूछ लेगा कि आप एंट्री कितनी मार रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, ऑनलाइन हो गया है तो बदमाश थोड़ी ना ऑनलाइन काम कर रहा है, वो तो फिजिकल काम कर रहा है ना, वो तो घर पहुंच जाएगा आपके, फेस टू फेस बात करेगा आपसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी टीसीएस की कलेक्शन कर रही है। देखिए गवर्नमेंट को ये सब पता होता है कि नहीं, कि उनको नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है दुनिया में, उनको मालूम है कि नहीं, सब तो मालूम ही है। ठीक है, यही सारे लोग तो नेता भी बनते हैं। ठीक है, 50% तो नेता भी माफियाज ही हैं, गलत बोल रहा हूं क्या? आगे देखिए, सेल ऑफ मिनरल बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर इफ द सेम वाज नॉट परचेज बाय द बायर फॉर पर्सनल कंजप्शन। अगर कोल, लिग्नाइट या आयरन ओर बेच रहे हो और सामने वाला कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहा है, मतलब कंज्यूम करने के लिए खरीदने का मतलब होता है खुद अपना पर्सनल यूज करेगा, पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदा, अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा है, यानी कि वो फैक्ट्री चलाता है, कोयले से आग जलाएगा और उससे कुछ माल वाल बनाएगा, इसलिए खरीद रहा है, या फिर कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर को बेचने के लिए खरीद रहा है। मतलब अगर वो बिजनेस के लिए खरीद रहा है, बेचने के लिए या बिजनेस में यूज करने के लिए, तब तो टीसीएस लेना है 1% का, अदरवाइज नहीं लेना है। अगर कोई अपने घर के लिए कोयला खरीदने आए तो उससे टीसीएस नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोयला, आयरन और लिग्नाइट ये सब बेच रहे हो, सामने वाला उसकी मदद से कमाएगा, ठीक है, तब तो टीसीएस लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि टीसीएस तभी लिया जाता है जब हम सामने वाले को क्या देते हैं, इनकम जनरेट करने का मौका, ठीक है ना, इनकम कमाने का साधन देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, सेल ऑफ मोटर व्हीकल ओवर ₹10 लाख, 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर आप कार खरीदोगे तो सरकार कहती है 1% का टीसीएस ले लेगा डीलर। पता है क्यों? देखिए कार वगैरह लोग जनरली, ये कार क्या है, नेसेसिटी है कि लग्जरी है, पहले तो ये बताओ। नेसेसिटी मतलब जरूरत या लग्जरी? लग्जरी है, ठीक है। और अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की कार है, मतलब महंगी कार है भाई, ठीक है, तो ये तो सुपर लग्जरी वाली बात है। इसमें लोग जनरली ब्लैक मनी अपनी यूज करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा, तो एक काम करो, जो लोग भी 10 लाख रुपए से ऊपर की कार खरीदने आए ना, उससे टीसीएस ले लो तुम। कितना? 1%। बस सरकार को 1% से मतलब नहीं है। सरकार कह रही है मुझे पता चल गया कौन कौन 10-10 लाख रुपए से ऊपर की कार देश में खरीदता है, और वो आपकी इनकम से मैच कर लेंगे। अब एक बात बताइए, कोई बंदा है अपनी इनकम दिखाता है 5 लाख रुपए साल की और 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदेगा, तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, हाँ ध्यान दीजिएगा, 10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी खरीदते हो, आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि आपसे टीसीएस ले लिया गया है, आपका पैन नंबर लग चुका है इस पे, और बिना पैन के, बिना टीसीएस के आपको गाड़ी ही नहीं मिलेगी 10 लाख रुपए से ऊपर की। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन। तो यहां पे क्या होता है कि इसीलिए गवर्नमेंट टीसीएस कलेक्ट कर रही है, कि गवर्नमेंट कह रही है कि मैचअप कर लेंगे इससे हम। अच्छा ध्यान दीजिएगा, टीसीएस मिलने से, कोई लगने से कोई परेशानी नहीं है। अब मान लीजिए आप 50 लाख रुपए अपनी इनकम दिखाते हो साल की, 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हो, तो क्या इनकम गवर्नमेंट बोल सकती है क्या कुछ आपको? नहीं भाई, हम 50 लाख रुपए की इनकम दिखाते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को, तो मेरी मर्जी, अब हम 25 लाख की गाड़ी खरीदे, 50 लाख की खरीदे, तब कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। 8वां पॉइंट देखिएगा, amount collected by authorized dealer of ₹7 lakh or more in a financial year for remittance out of India from buyer under liberalized remittance scheme of RBI। ये क्या है? जैसे विदेश आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हो, ठीक है, इलाज कराने के लिए आप विदेश में पैसा भेज रहे हो, तो जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, ठीक है, आप उनके जरिए विदेश में पैसा भिजवाते हो, ठीक है, रुपये को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके भिजवाते हो। तो जब भी वो 7 लाख रुपए से ऊपर लेगा बाहर विदेश में पैसा भेजने के लिए, तो 5% आपसे टीसीएस ले लेगा। देखिए ये सब चीजों पे गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल कर रही है, जानना चाहती है। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए विदेश में भेज रहे हैं, और अपनी इनकम बोलते हैं कि 5 ही लाख रुपया कमाते हो। अरे 5 लाख रुपया तुम खुद कमाते हो, तुम्हारा बच्चा जो जिस कॉलेज में विदेश में पढ़ रहा है वो 20 लाख रुपया का खर्चा है उसका। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये सब रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, कह रही है कि जो पैसा भेजेगा ना 7 लाख रुपए से ऊपर, उससे वो टीसीएस ले लेगा और उसका रिकॉर्ड मुझे आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम,
विदेश के लिए अगर आप टूर पैकेज बुक कराओगे ना तो सामने वाला 5% टीसीएस लेगा। मतलब आप विदेश जब जाते हो घूमने ना तो 5 पर जिस टूर वाले से आप पैकेज बुक कराओगे वो 5% का टीसीएस लेता है और गवर्नमेंट को जमा कर देता है। एक बात बताइए, विदेश यात्रा लोग व्हाइट मनी से करते होंगे कि ब्लैक मनी से? व्हाइट मनी से करेंगे, ब्लैक मनी से? भैया ब्लैक मनी से करेंगे ना, कैश में घूमे फिरेंगे, व्हाइट मनी थोड़ी ना खर्चा करेंगे, इतना टैक्स देके वो सब पैसा बना है, ठीक है? तो वो तो ब्लैक मनी से होगा, जिसपे सरकार को टैक्स नहीं दिए हैं, तो सरकार इसको भी कंट्रोल में ले ली है, कह रही है टूर पैकेज आप कराओ विदेश का, 5% का टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, खुद ही हमको पता चल जाएगा। Sale of good exceeding 50 lakh to a buyer in a year by the seller whose turnover exceeds 10 crore in the preceding financial year. Sale of goods exceeding 50 lakh to a buyer in a year by a seller whose turnover exceeds 10 crore in the preceding financial year. अगर मेरा पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था और मैं एक साल में किसी एक बंदे को 50 लाख रुपए से ज्यादा बेच रहा हूं माल, तो मैं उससे टीसीएस लूंगा 0.1% के रेट से। कुछ भी बेच रहा हूं, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं, मेरा पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था, तो मैं जिस भी व्यापारी को 50 लाख रुपए से अधिक का माल देता हूं साल भर में, मैं उससे जब भी पैसे कलेक्ट करूंगा 0.1% एक्स्ट्रा कलेक्ट करूंगा, विच इज टीसीएस। ठीक है? और क्या है नोट में? पहला, फॉर ट्रांजेक्शन विदाउट कोटिंग पैन टीसीएस एल बी कलेक्टेड ट्वाइस द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। अगर सामने वाला पैन नहीं देगा तो टीसीएस का रेट डबल हो जाएगा, या फिर 5% विच एवर इज हायर, मतलब 5% ज्यादा नहीं लगेगा, यही कहना चाह रहा है। ठीक, अरे सॉरी, ट्वाइस द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर, कम से कम 5% तो हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए जहां पे 1% का रेट है तो ट्वाइस द रेट कितना हो गया, 2%, या 5% विच एवर इज हायर तो 5% लगेगा, मतलब दुगना रेट हो जाएगा, या फिर कम से कम 5% तो लेंगे ही लेंगे टीसीएस का रेट, अगर सामने वाला नहीं बताता है तो। टीडीएस में क्या था, अगर सामने वाला पैन नहीं बताते तो कितना टीडीएस काटा जाता है, 20% था वहां पे, यहाँ पे कम से कम 5, नहीं तो दुगना। सरचार्ज सेस एप्लीकेबल नहीं होता है टीसीएस के रेट पे, बस जो रेट दिया हुआ है उतना ही लेना है। सरचार्ज इन सच एप्लीकेबल द परचेजर इज अ फॉरेन कंपनी एंड द अमाउंट सब्जेक्ट टू टीसीएस एक्सीड 1 करोड़। अच्छा, अगर पेमेंट करने वाला फॉरेन कंपनी है और 1 करोड़ रुपए से अधिक का हम पेमेंट ले रहे हैं, तब टीसीएस लग जाए, वो सेस वगैरह भी लग जाएगा, तब सेस सरचार्ज लग जाएगा। Every seller shall at the time of debiting the amount to the account of the buyer or at the time of receipt, whichever is earlier, collect from the buyer sum equal to the following percentage of the purchase price as income tax। क्या कहता है, जब हम अपनी बुक्स में पैसा रिसीव करने की एंट्री करते हैं या रिसीवेबल की एंट्री करते हैं, मतलब पैसा रिसीव करने की एंट्री करते हैं या पैसा रिसीवेबल की एंट्री करते हैं, यानी हम ड्यू दिखाते हैं कि आपसे मिलना है, या फिर हम आपसे पैसा रिसीव करते हैं, जो भी अर्लियर हो गया एंट्री, उसी समय टीसीएस ले लेना है। जैसे मान लीजिए आज आपका टेंडर खुल जाता है, तो मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं टीसीएस आज ही ले लूंगा, टेंडर वाला पैसा आप बाद में दीजिएगा, लेकिन टीसीएस आज ही ले लूंगा। जिस दिन पैसा रिसीवेबल बनने की एंट्री मैं करूंगा, उसी दिन आपसे टीसीएस ले लूंगा, मतलब ड्यू की या फिर रिसिप्ट की, विच एवर इज अर्लियर, टीसीएस ले लेना है। लेकिन गाड़ी के केस में, कार के केस में, जिस दिन गाड़ी का पैसा लेंगे उसी दिन टीसीएस भी लेंगे, ठीक है? गाड़ी के पैसे के साथ ही टीसीएस का पैसा भी लेंगे। So this was all about this chapter, right? और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो आप देख लेंगे, मुझे लगता है बड़े अच्छे से देख लेंगे, कहीं कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। और कुछ एमसीक्यूज हैं, वो मैं जरूर आपके साथ करना चाहूंगा, आइए करते हैं। Any person responsible for paying to a resident any sum exceeding 2.5 lakh towards compensation of compulsory acquisition of urban industrial land under any law has to deduct income tax at the rate of। compulsory acquisition के केस में टीडीएस का रेट कितना है, 10%। ठीक है? Rate of TDS on rental payment of plant machinery and equipment is, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के केस में 2% होता है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर के केस में 10% होता था। ठीक है? मिस्टर एक्स, अ रेजिडेंट इंडियन विंस 10,000 इन लॉटरी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? टैक्स
194B में 30% होगा, 30.9% होगा, नो टीडीएस, नन ऑफ द अबव। बेटा 10,000 रुपए से ऊपर पे टीडीएस कटता है, 10,000 पे नहीं कटता है, 30% कटता है 10,000 से ऊपर पे, लेकिन तो 10,000 पे नहीं कटेगा, नो टैक्स डिडक्टेबल। फोर्थ है मिस्टर एक्स पेड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ 40,000 टू मिस्टर वाई हु इज एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर ऑन 15/7/2020। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर एक्स एट द रेट ऑफ। बेसिकली ये जो कॉल सेंटर के लिए होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है, मैं आपको बताऊं, ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है। और इस वजह से इस पे जो टीडीएस का रेट होता है, अगर 1% अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और 2% अगर वो कंपनी है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, मैं सच बताऊं। पेड प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर वाई बोल रहा है, तो 1% ही टीडीएस कर लेते हैं टू मिस्टर वाई। अंडर 194C ये मान रहे हैं, ये प्रोफेशनल की जगह हम कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं इसको। ये कोई प्रोफेशनल फी नहीं है, कॉल सेंटर वालों को जो पैसा देते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है। क्वेश्चन 5 है मिस्टर ए सैलरीड इंडिविजुअल पेज रेंट ऑफ 51,000 पर मंथ टू मिस्टर बी फ्रॉम जून 2020। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? देखिए अगर 50,000 रुपए से ऊपर का रेंट होता है ना, तो 5% का टीडीएस काटना ही पड़ता है, ठीक है। सैलरीड इंडिविजुअल है इसलिए ये आई में नहीं काटेगा, ये काटेगा टीडीएस 194 आईबी में, ठीक है ना, ये आईबी में टीडीएस कटेगा, ये वाला 5% के रेट से कटेगा और साल में एक बार काट लेना है। तो जून 20 में नहीं काटने की जरूरत है, आप लास्ट महीना कब होगा, मार्च 2021 ना, तो इसमें काट लीजिएगा 5% के रेट से पूरे साल भर का ये किराए का। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन एनुअल रेंट फ्रॉम द रेंट पेड फॉर मार्च 21। पूरे साल भर के किराए का जो भी टीडीएस 5% के रेट पे होता है, आखिरी किराए में से काट लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 60,000 रुपए का किराया है, ठीक है, 12 महीने का किराया कितना हो गया, 7,20,000। 7,20,000 का 5% कितना होता है, 36,000। 36,000 रुपया मार्च का जो टीडीएस हो, मार्च का जो पेमेंट होगा 60,000 रुपया, उसमें से 36,000 रुपया काट लेना है आपको, तो कितना हो गया 24,000 रुपया। 24,000 रुपया आप मार्च में पे कर दीजिएगा। बाकी महीने कितना पे कीजिए, बाकी महीने 60,000 पे कर दीजिए, ठीक है। 11 मंथ तक 60,000 पे कीजिएगा और मार्च में आखिरी महीने में 24,000 पे कर दीजिएगा। पूरा साल भर का टीडीएस एक बार में काट लीजिएगा। ये मैंने 60,000 पे कैलकुलेशन की है, 51,000 पे नहीं। वैसे ही आप 51,000 की कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। सो विद दिस इट कम्स टू एन एंड टू दिस चैप्टर TDS एंड TCS।